तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ये विद एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं अपन, विदाउट एडजस्टमेंट का टॉपिक अभी देख रहे हैं। ये विदाउट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनती है, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी लेजर पोस्टिंग सारी सही है। उसके बाद हम लास्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुल मिला के तीन चीजें बनती है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे शॉर्ट में P&L कहते हैं, नंबर 3 बैलेंस शीट। क्यों बनाते हैं, इनके पीछे पर्पस है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने का पर्पस है टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ये दोनों अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनते हैं, जबकि बैलेंस शीट जो बनती है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। सही है। इनके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती है उनको अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर हेडिंग। देखो अगर हेडिंग आपने नहीं लिखी ना तो आपके नंबर आधा नंबर एक नंबर टीचर काट लेगा, तो ये हमेशा लिखना है। ये फॉर द ईयर हेडिंग होता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें डेट कॉलम नहीं होता क्योंकि डेट तो ऊपर आ चुकी है। पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए ये सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है आपको कॉस्ट प्राइस भी दे दे और मार्केट प्राइस भी दे दे, तो दोनों में से जो लोअर हो, दोनों में से जो कम हो ना उसको लेना। ठीक है। परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं जो रिलेट करते हैं परचेज से या मैन्युफैक्चरिंग से, वो सारे डायरेक्ट खर्चे यहाँ जाते हैं। बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है बैलेंसिंग फिगर में, और ये ट्रांसफर होता है कहाँ, P&L अकाउंट के अंदर। तो कई लोग इससे ग्रॉस प्रॉफिट CD भी लिखते हैं, कई लोग उसको ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L भी लिखते हैं। वो आप देख लीजिएगा आपके स्कूल में क्या बताते हैं। हाँ, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, बहुत एक्सेप्शन कंडीशन में, लेकिन होता है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ ग्रॉस लॉस आता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ जाता है। अब जितनी भी अदर इनकम है जैसे कमीशन इंटरेस्ट वगैरह वो आप यहाँ लिखिए। अदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं जो माल बेचने से रिलेटेड खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि ग्राहक के घर तक माल पहुंचाने के खर्चे होते हैं, वो सारे यहाँ जाते हैं। और भी कोई अदर खर्चे होता है आप यहाँ दिखा सकते हैं। इससे आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, और ये जो नेट प्रॉफिट है बैलेंसिंग फिगर में आएगा, यानी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करने पर, और ये नेट प्रॉफिट आपका ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो फिर नेट लॉस भी निकल सकता है, ये भी कैपिटल अकाउंट में ही आता है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, जबकि नेट लॉस जो है वो कैपिटल में से जाके लेस होता है। ये बैलेंसिंग फिगर में निकलते हैं। इस तरीके से ये ट्रेडिंग और P&L अकाउंट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं अपन बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज ऑन जिस भी डेट पे बनाई गई है, इसको आजकल एज एट भी लिखने लग गए हैं, तो एज ऑन भी हो सकती है, एज एट भी, जिस भी डेट पे लिखे। तो ये डेट लिखनी जरूरी है, यहाँ हेडिंग लिखनी जरूरी है। अगर आप हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। अब यहाँ सारी एसेट्स आती हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, BR, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सारी एसेट्स आप यहाँ दे देते हैं। सारी लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिसीव्ड इन एडवांस। और कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट आपका ऐड होगा, नेट लॉस अगर है तो लेस होगा, दोनों में से एक ही होगा। ड्राइंग है तो लेस होगा, फ्रेश कैपिटल तो ऐड होगी। ये टोटल यहाँ आ जाएगा। ये कौन सी कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद लिख दी। अब लायबिलिटी और एसेट्स के दोनों के जो टोटल यहाँ निकलेंगे, ये वाले टोटल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो एकदम सही है। क्लियर है। तो ये आपके हो गए ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। आगे चलते हैं। कई बार क्लोजिंग एंट्रीज पूछ लेते हैं, है ना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री के लिए आप देखिए, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको चीजें पता ही है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब होता है। इसी से आपकी जो क्लोजिंग एंट्री है वो बन जाएगी। कैसे बनेंगी देखो, जैसे अगर यहाँ की बनी है तो वो इस तरह से चलेगी। एंट्री बनेगी सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर यहाँ की बनी है तो यूँ चलेंगी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है। यहाँ GP मत लिखना, GP कोई अकाउंट नहीं होता, वास्तव में P&L ही अकाउंट होता है। तो इसके एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट की अगर कोई एंट्री पूछे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। ऐसे ही फिर सारे एक्सपेंसेस, जैसे P&L बनेगा तो P&L में सैलरी यहाँ आएगी, तो एंट्री बनेगी ये P&L अकाउंट है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी।
ऐसे ही जब नेट प्रॉफिट निकलेगा तो नेट प्रॉफिट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही यहाँ कोई इनकम लिखी, मान लो कमीशन मिला, तो एंट्री ये चलेगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ये सब क्लोजिंग एंट्री है, हो सकता है एक नंबर में आपको पूछ लें, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इसी ट्रेडिंग और P&L से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना बताते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट है पूरा, तो अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका और हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डेट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी इस तरीके से, यानी एक थीम जो है क्रेडिट माइनस डेबिट चलती है और एक डेबिट माइनस क्रेडिट चलती है, ठीक है। इस तरह से दोनों से क्या निकल सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं, ट्रेडिंग से निकलते हैं, दोनों ध्यान रखना। ग्रॉस प्रॉफिट यहां आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब है जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से तीनों एक्सपेंसेस लेस कर दो तो क्या निकल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। अब और कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम बची है तो उसे जोड़ दीजिए, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। इस तरीके से P&L को दो पार्ट में कर दिया। पार्ट नंबर 1 से क्या निकल रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और पार्ट नंबर 2 से क्या निकल रहा है? नेट प्रॉफिट। सही है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैंने आपको दो फॉर्मूले बता ही दिए, एक नेट सेल्स माइनस जीपी और एक ये वाला डेबिट माइनस क्रेडिट करके, ठीक है ना। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ से, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग क्या होता है, ठीक है। देखो ग्रुपिंग तो क्या है कि एक टाइप की एसेट्स को एक साथ लिखना है। जैसे फिक्स एसेट्स है तो सारी फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारे के सारे एक साथ लिख देना ग्रुपिंग कहलाता है। मार्शलिंग होता है उनको ऑर्डर में लिखना, यानी ऑर्डर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। जो आर्मी के अंदर मार्शल होता है ना, मार्शल क्या करता है? ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डरिंग हो गया। तो मार्शलिंग जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड है। ये दो टाइप की होती है, एक तो होता है लिक्विडिटी ऑर्डर और एक होता है परमानेंस ऑर्डर, ठीक है। तो इंडिविजुअल फर्म वगैरह जो है ना वो सब लिक्विडिटी ऑर्डर में चलते हैं और कंपनीज जो हैं वो परमानेंस ऑर्डर में चलती है। लिक्विडिटी ऑर्डर क्या कहता है? लिक्विड से मतलब यहाँ इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश से है ना। तो लिक्विडिटी ऑर्डर अगर है तो एसेट्स में सबसे पहले कैश आएगा, क्योंकि वो इजीली कैश है, वो तो है ही कैश। और सबसे मुश्किल जो होता है वो गुडविल को कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे लास्ट में क्या आता है? गुडविल। यानी लिक्विडिटी ऑर्डर में सबसे पहले कैश आएगा, सबसे पहले गुडविल आएगा। जबकि परमानेंस ऑर्डर में इसका उल्टा हो जाता है, यानी गुडविल सबसे पहले आती है और कैश सबसे एंड में आता है। क्लियर है? दोनों का ऑर्डर है। ये तो एसेट्स के लिए हुआ। लायबिलिटी के लिए देखें तो करंट लायबिलिटी जो 12 महीने में ही पे करनी है और कैपिटल का पेमेंट तो सबसे एंड में करना है। तो लिक्विडिटी ऑर्डर में करंट लायबिलिटी सबसे पहले आती है और कैपिटल सबसे लास्ट में, और परमानेंस ऑर्डर में करंट लायबिलिटी सबसे एंड में हो जाती है और कैपिटल सबसे पहले हो जाती है। तो ये कोई पूछ सकता है लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंस ऑर्डर, इसका स्पेशली ध्यान रखना है। एसेट्स जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का एक नाम और होता है, उसको कहते हैं फ्लोटिंग एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का एक और नाम होता है, इसको ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स है जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ, अजम्पशन है आफ्टर 1 ईयर। और करंट एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। करंट एसेट के एग्जांपल है स्टॉक, कैश, बैंक। क्लियर है? ये इनके एग्जांपल है। कुछ वर्ड और आएंगे इस चैप्टर में रिसिप्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ से, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो डे टू डे की रिसिप्ट है, जैसे सेल ऑफ गुड्स, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये कहाँ आती है? ट्रेडिंग है फील्ड में। कैपिटल रिसिप्ट जो सेल ऑफ एसेट से आती है, जो पैसा आपके पास आ रहा है, और ये ट्रेडिंग एंड फील्ड में नहीं आ सकता, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के अंदर आएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रेडिंग या P&L में आती है, ठीक है ना। आगे चलें। कमीशन की बात करें तो कमीशन फैक्ट्री मैनेजर को भी दिया सकता है और जनरल मैनेजर को भी दिया जा रहा है। फैक्ट्री मैनेजर को अगर दिया जा रहा है तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का कोई परसेंटेज होगा, और जनरल मैनेजर को कोई कमीशन दिया रहता है वो नेट प्रॉफिट पर कोई कमीशन होगा। लेकिन हाँ, दोनों ही कमीशन, क्योंकि दोनों ही कमीशन है तो ये आएंगे कहाँ? P&L में। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री मैनेजर है तो उसका जो खर्चा है वो आप है ना
ट्रेडिंग में दिखा दो। वो ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो सकता है लेकिन वो आएगा P&L में, है ना। और दोनों ही आउटस्टैंडिंग भी होते हैं, ये बैलेंस शीट में भी आएंगे। ऐसा आप नेक्स्ट चैप्टर विद एडजस्टमेंट के अंदर पढ़ेंगे भी। एक वर्ड आपका आएगा आगे चल के कि प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। तो याद कर लीजिए, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा ट्रेडिंग में आते हैं, और जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा P&L में आते हैं। ये याद रखने का पॉइंट है। आगे चलें, इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले आपके आएंगे जिनका अपन को ध्यान रखना है। जैसे एक फॉर्मूला आपका आएगा एडजस्टेड परचेज का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टेड परचेज का है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला भी यही है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तो दो तरीके मैंने आपको बता ही दिए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो पता कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेड परचेज का ही है कि एडजस्टेड परचेज से किससे कहते हैं कि सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो है उससे आपकी एडजस्टेड परचेज निकलती है। ओपनिंग स्टॉक आपको जो है एक इसमें आएगा कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो बिजनेस की इनकम नहीं है, जैसे रेंट रिसीव करना तो प्रॉपर्टी पर है, तो ये तो प्रॉपर्टी की इनकम है क्योंकि ये किस पे रिसीव होगी आपको, प्रॉपर्टी, ये बिजनेस की नहीं है। लॉटरी इनकम तो किस्मत की इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ ये भी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ, तो ये सभी इनकम्स अगर आपको हो रही हैं तो ये सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही पूछ सकता है एग्जाम में कि कोई 3 नॉन ऑपरेटिंग इनकम बताइए। एक्सपेंसेस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन को पता है ऑफिस के, सेलिंग के और डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग यानी जो नॉन रूटीन एक्सपेंस है, अचानक हो जाते हैं, बिजनेस के डे टू डे के एक्सपेंस नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, चैरिटी आपने कोई की, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे किया। शॉर्ट टर्म है तो वो ऑपरेटिंग कहलाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पे किया है तो वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन पहले देख ही चुके हैं, कॉस्ट एंड प्रॉफिट का रिलेशनशिप अपन देख ही चुके हैं। ऑपरेटिंग, अब ये कुछ स्पेशल आइटम्स है, इनको अपन देखें। ये एक्चुअली ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होंगे तो आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे परचेज एंड सेल दे दी तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट दे रखे हैं, तो ये बात तय है कि परचेज डेबिट में आई होगी और सेल क्रेडिट में आई होगी। रिटर्न है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न ये है, और ये कौन सी रिटर्न कहलाएगी, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। कैपिटल दे रखा है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में दे रखा है, तो जो क्रेडिट में दे रखी है वो तो कैपिटल है, लेकिन जो डेबिट में दे रखी है वो कैपिटल नहीं, ड्राइंग्स है। बिल दे रखे हैं, अगर डेबिट में दे रखा तो BR है और क्रेडिट में दे रखा तो BP है। लोन दे रखे हैं, क्रेडिट में दे रखा तो लायबिलिटी है और डेबिट में दे रखा तो एसेट्स है। बैंकर्स अकाउंट दे रखा है, डेबिट में दे रखा तो एसेट्स है, क्रेडिट में दे रखा तो लायबिलिटी है। रेंट, कमीशन और इंटरेस्ट अगर डेबिट में दे रखा है तो एक्सपेंसेस है, सही है। अगर डेबिट में दे रखा है तो एक्सपेंसेस है और क्रेडिट में दे रखा है तो इनकम्स है। तो इनके नेचर को देखते हुए अपन को डिसीजन लेना जो है पड़ता है। कुछ स्पेसिफिक आइटम है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब ड्राइंग्स होता है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब BR और डेटर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वो लोग जिनसे कि आपको पैसा रिसीव करना है। देन अकाउंट पेएबल यानी वो लोग जिनको कि आप अमाउंट पे करेंगे, जैसे बिल पेएबल और क्रेडिटर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपका पर्सनल खर्च है, इसे ड्राइंग्स माना जाएगा। एजेंट सैंपल यानी वो सैंपल्स जो आपने एजेंट को दे रखे हैं कि कस्टमर्स को दिखाए और माल बेचे, वो आपकी एसेट्स ही है, ठीक है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड यानी जो एक्सपायरी अभी तक नहीं हुआ है वो प्रीपेड कहलाता है। रीवैल्यूड, अगर किसी एसेट्स को रीवैल्यूड किया गया तो डिफरेंस जो है वो आपका डेप्रिसिएशन हो सकता है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। एप्रेटेंस प्रीमियम, एप्रेटेंस प्रीमियम क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के बदले में उनसे ट्रेनिंग चार्जेस लेते हैं। ये जो ट्रेनिंग चार्जेस आप ले रहे हैं ये आपकी इनकम है, ये इनकम जो है P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, ये आपकी ट्रेनिंग फीस है, एप्रेटेंस प्रीमियम। ऐसे एक होता है ऑडिट फी। ऑडिट फी का मतलब होता है अकाउंट को चेक करने की फी। अकाउंट को चेक करने का फी आपका खर्चा है जो कि आप CA को पे करते हैं, तो ये आपका P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा।
क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे रखे हैं, तो दोनों में से जो लोअर हो वो लेनी है। इसके पीछे प्रिंसिपल प्रूडेंस का काम करता है, कंजर्वेटिज्म का, कि आप लोअर वाली प्राइस को जो है अपनी एसेट्स को जो है माने। मेकिंग ऑफ प्रोविजन, ये भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे है कि आप आने वाले लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन बना रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस, कोई लाइसेंस आप लेना चाहते थे, उसके ऊपर खर्चे लगे, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि एसेट्स को एक्वायर करने के लिए यदि कोई खर्चा किया जाता है तो वो आपकी एसेट्स होता है। अगर कोई पूछे P&L क्या है, ये एक पीरियड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक साल के बारे में आपको पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देता है, जबकि बैलेंस शीट जो वो एक पॉइंट स्टेटमेंट है, वो पूरे साल की नहीं, वो 31 मार्च की आपकी पोजीशन जो है वो आपको बताता है, इसलिए एक पॉइंट स्टेटमेंट है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट्स तो वो एसेट्स होती है जिसको कि हम कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। गुडविल को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट है ना। एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू फैक्ट्री, कोई भी खर्चा फैक्ट्री में डालना है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ट्रेडिंग में डालना है। और अगर एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू ऑफिस, यानी कोई भी खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, तो इसका मतलब वो कहाँ आएगा, वो P&L अकाउंट में आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा रेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू आ गया तो इसका मतलब इनकम है, ये P&L की क्रेडिट साइड में आएगा। किसी वर्ड के साथ कैरी फॉरवर्ड या अनएक्सपायर्ड लग जाए तो इसका मतलब अगर वो एक्सपेंस है, कैरी फॉरवर्ड या अनएक्सपायर्ड लग जाए, अगर वो एक्सपेंस है तो वो प्रीपेड है, और अगर यही कैरी फॉरवर्ड इनकम है तो वो अनअर्न इनकम है। तो ये वोकैबुलरी है, ध्यान रखना है ना। कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंस है तो प्रीपेड है, और अगर इनकम है तो अनअर्न्ड है, ठीक है। जैसे ग्रुपिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, शोइंग द आइटम ऑफ सिमिलर नेचर अंडर ए कॉमन हेडिंग, जैसे जितने भी डेटा हैं एक साथ दिखाओ, जितने भी करंट एसेट्स हैं एक साथ दिखाओ, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं एक साथ दिखाओ, उनका ग्रुप बना लो, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। सही है। तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसको आप एक बार नोटिंग में भी पढ़िएगा। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में अपन देखते हैं तो फिक्स एसेट्स हैं जिनको कि ग्रॉस ब्लॉक भी कहा जाता है। फिक्स एसेट्स वो एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट करने में 12 महीनों से ज़्यादा लग जाते हैं। करंट एसेट्स जिनको फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं, ये वो एसेट्स होती हैं जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन 12 मंथ। लिक्विड एसेट्स जो कि इजीली कैश में कन्वर्टेड हैं, जिनको 3 से 4 महीने में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर लेस कर दें तो लिक्विड एसेट निकल जाती है। कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि करंट एसेट्स में से यदि क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो क्या निकलता है, लिक्विड एसेट्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स उनको बोलते हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। वेस्टिंग एसेट्स वो होती हैं जो टाइम बीतने के साथ साथ अपनी वैल्यू जो है ना वो कम होती जाती है, जैसे माइन है या ऑयल वेल्स है, जैसे जैसे हम इनसे सामान निकालते जाते हैं इनकी वैल्यू कम हो सकती है। और टेंजिबल एसेट जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इन सभी के आंसर विद एग्जांपल दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज हैं, फिक्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिनकी लायबिलिटीज का पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, डिबेंचर है। करंट लायबिलिटीज वो जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर करना है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बीपी। कंटिजेंट लायबिलिटी वो जिन लायबिलिटीज का आपको पता ही नहीं इनका पेमेंट भी करना है या नहीं करना, यानी जिन लायबिलिटीज का होना या ना होना किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, तो फिर वो कंटिजेंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे आपने एक बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, तो यदि बी ने उसका पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बी ने इसका पेमेंट नहीं किया तो बैंक तो आपको पकड़ेगा ना, क्यों, डिस्काउंट तो आपने करवाया है। तो ये आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी है जब तक कि वो बिल मैच्योर नहीं हो जाए। इसके अलावा कोई कोर्ट में कोई पेंडिंग केस चल रहा है और अगर वो कोर्ट केस आप जीत गए तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोर्ट केस हार गए तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो ये भी इवेंट पे डिपेंड करता है, ये भी क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटिजेंट लायबिलिटी का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना। इसके अलावा लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी, आपने किसी की गारंटी दे रखी है तो अगर वो काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सामने वाले पर्सन ने वो काम पूरा नहीं किया तो क्योंकि गारंटी आपने दे रखी है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कंटिजेंट लायबिलिटी जो है ना वो बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, वो बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट डाल दिया जाता है, एक नोट डाल दिया जाता है, वहां शो की जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ एक चीजें नोट्स के अंदर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या डिफरेंस है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बिजनेस के रूटीन एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, इससे जो कैपेसिटी है वो बढ़ती नहीं है, बस मेंटेन रहती है। इसका जो फायदा है मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, इसका फायदा सिर्फ 1 ईयर के लिए मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ट्रेडिंग या P&L में दिखाते हो। तो ये डिफरेंस आपको याद रखनी है। ट्रेडिंग एंड P&L में क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो P&L का ही पार्ट है, क्योंकि जीपीसी से निकलता है, और P&L तो खुद मेन अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं, जबकि P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो P&L में ट्रांसफर होता है, जबकि P&L से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, सेल, परचेज, जेड एक्सपेंस। इसमें आपका एक ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आता है। सही। देन आपका आता है बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या डिफरेंस। तो देखिए बैलेंस शीट जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जबकि ट्रायल बैलेंस जो है वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताती है आपकी लेजर पोस्टिंग की। इसमें जो हेडिंग होती है वो 2 हेडिंग होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। इसमें डेबिट और क्रेडिट की हेडिंग होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। बैलेंस शीट में केवल पर्सनल और रियल अकाउंट आते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस में तो सारे ही अकाउंट आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये वाला। इसमें पर्सनल रियल आते हैं बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में सारे आते हैं। बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में अपीयर होता है, और नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर अपीयर नहीं होता है। और बैलेंस शीट जो है एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड बनाई जाती है। ट्रायल बैलेंस तो नॉर्मली हर महीने बना के चेक कर लिया जाता है कि आपकी लेजर पोस्टिंग सही है या नहीं है। सही है। उसके बाद आपका आता है टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकल आइडेंटिटी होती है, इनकी फिजिकल आइडेंटिटी इंटेंजिबल की नहीं होती। टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी पर आपको लोन वगैरह मिल सकता है, इंटेंजिबल पे नॉर्मली नहीं मिलता। टेंजिबल में रिस्क ऑफ लॉस होता है, वो जल सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स फिजिकली होती नहीं तो जलेगी कैसे। सही। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है ये भी देखें। तो ट्रेडिंग एंड P&L जो बनाए जाते हैं वो बिजनेस के रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि बैलेंस शीट जो वो फाइनेंशियल पोजीशन गेट करने के लिए बनाए जाते हैं। इनके कंटेंट जो होते हैं वो बेसिकली सारे लेजर ट्रेडिंग एंड P&L में आते हैं, जो रेवेन्यू नेचर के वो ट्रेडिंग एंड P&L में आते हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर केवल वो अकाउंट होते हैं जो कि ट्रेडिंग एंड P&L में ट्रांसफर नहीं हुए, जिनके अकाउंट क्लोज नहीं हुए, जिनके बैलेंस हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L लेजर की फॉर्मेट में होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, और सारे अकाउंट क्लोज करने के लिए उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैलेंस शीट को कोई अकाउंट नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। इसमें डेबिट साइड नहीं होती, क्रेडिट साइड नहीं होती, इसमें लायबिलिटी और एसेट साइड होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। एक वर्ड आपके आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसका मतलब है ड्यू बट नॉट पेड। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है पेड इन एडवांस। ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। पेमेंट इसका येट टू बी पेड है, इसका तो ऑलरेडी पेड है। ठीक है। और ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के तौर पे आते हैं, और ये करंट एसेट्स के तौर पे आते हैं। एक्रूड इनकम, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। अनएक्रूड या अनअर्न इनकम यानी रिसीव्ड इन एडवांस। ये येट टू बी रिसीव्ड है, जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और ये ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। इसको हम करंट एसेट्स में दिखाते हैं, इसको हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। ये आप याद कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर 12 मंथ। करंट एसेट जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ। वैल्यूएशन फिक्स्ड एसेट हमेशा कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे होता है, और करंट एसेट्स हमेशा वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर होता है। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दिस एसेट्स, उस पे कैपिटल नेचर होता है फिक्स्ड एसेट पे। करंट एसेट्स पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो उसका रेवेन्यू नेचर होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके।